हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बड़ा चैप्टर, दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। सर, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटू सा है उसके सामने। क्यों? अरे केमिकल इक्विलिब्रियम बस कंडीशंस पढ़ी थी, चीजें देखी थी, उसी चीजों को उठा के हम यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ पे बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बारे में। अब आयंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत बेसिक से। लेकिन उससे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आज सर अपने पास 9th चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है। और अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो, रेस के पार्ट में हो, रेस में अभी भी दौड़ रहे हो, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आपके अंदर ये उम्मीद है। और आप सोचो, मैं बहुत ज्यादा लोगों को देख रहा हूँ कि हाँ सर पहले चैप्टर में जोश ज्यादा होता है, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा कम होता है, थर्ड में और कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी आप देख रहे हो वीडियोस को बिना बैकलॉग के या बिना उस चीज़ों के कि सर सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, डीपीपीज आप थोड़ा लेट सवेर देर सवेर जब भी आता है मैं कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है डीपीपी बिकॉज उसके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपके साथ आते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। ट्राई करो कॉन्सेप्ट्स को बार 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 रिवाइज किया जाए, जितना हो सकता है क्वेश्चंस किया जाए, जितनी हो सकती हैं चीज़ें किए जाए। कुछ लोगों ने पूछ रखा है सर रिवीजन भी होगा। यार देखो, अभी अपने पास पहले तो सिलेबस फिनिश होगा, ऑब्वियस है, फिजिकल केमिस्ट्री इस मंथ में फरवरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कुछ चीजें रहेंगी, वो भी सब कुछ हम लोग फरवरी या मार्च तक लेके आपको फिनिश करके दे देंगे। अगर आप वीडियो बैकलॉग में देख रहे हो तो थोड़ा फास्ट देखो, बिकॉज ये फरवरी का वीडियोस है, तो ऑब्वियस अगर आप अप्रैल में देख रहे हो या मार्च में देख रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट करना ट्राई करना। कम क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख ली जाए, कम लेक्चर्स में आप ज्यादा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाओ। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि आप ना बस चीजों को टच करते हुए समझते हुए चले जाओ। ठीक है, अब देखो, मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ली चैटलियस प्रिंसिपल हमने सर डिस्कस किया था कल। कंडीशंस लास्ट क्लास में की सर, अल्फा की कंडीशंस क्या होती हैं, सी माइनस सी अल्फा कब लेते, अल्फा कब लेते। आई नो थोड़ा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार लिखा है कि हाँ सर पहली बार हम कुछ कर रहे थे थोड़ा सा लेक्चर्स में अपने पास। हाँ, कुछ लोग बहुत ही, मतलब मैं कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ज्यादा मैच्योर हो गए हो। मुझे डर लगता है, अरे यार मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, शायद इनके अंदर कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार टारगेट दिखता नहीं है उनको कि हाँ यार मेरा एग्जाम है मई में, तो सर भी जल्दी नहीं करेंगे तो रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। हमारा टारगेट ये है कि 28 फरवरी तक मैं आपका फिजिकल खत्म कर दूंगा, तो आपके पास मिनिमम मिनिमम 2 मंथ मिलेंगे सर, आराम आराम से आप चाहें तो रिवाइज करके खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो टारगेट है 2 महीने में आपको कराया जा रहा है और 2 महीने आपको रिवीजन करने का दिया जा रहा है, दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द मेन रीजन जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं ऐसे कमेंट देख रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कि हाँ सर, कभी कभी देखो एज अ टीचर ना हमें लगता है कि यार पता नहीं सामने वाला बच्चा कैसा वो कर रहा है, उसको इस तरह की रियलाइजेशन है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार चीजें कर रहे हैं। और ऑब्वियस है, यू आर इन क्लास 12th, मतलब 12th पास हो रहे हो या 12th पास कर चुके हो, तो ऑब्वियस है आपको अब इस स्पीड की आदत लेनी पड़ेगी। बिकॉज एग्जाम हॉल में इससे भी फास्ट चलना है, इससे भी फास्ट चलना है। एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड आप गलतियां कर दोगे और वहीं से आप सही नहीं सीख पाओगे। इसलिए ट्राई करना है जितना हो सकता है, एग्जाम हॉल को ट्राई करना है एग्जाम हॉल में सक्सेस होके आने के, पक्का। तो चलो, अब हम लोग आ चुके हैं कहां पे सर, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ली चैटलियस प्रिंसिपल को थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम हॉल के लिए इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियस प्रिंसिपल मैं फटाफट याद दिलाता हूं। मैं लिख के नहीं, आपको नॉर्मली याद दिलाता हूं। अगर आपको मैं बोलूं कि भैया अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट को कम करना है। सर प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, बिकॉज उसको क्या करना है, प्रोडक्ट को कम करना है। अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज उसको कहाँ जाना है, प्रोडक्ट को मेंटेन करने जाना है। फिर हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या देखा था कि सर अगर मुझे बोला जाए अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को देखा जाए तो क्या बोला जाता है कि एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ती है, एक्सोथर्मिक नहीं बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगी, एंडोथर्मिक नहीं बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक फेवर होता है, एक्सो नहीं होता है। टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सोथर्मिक फेवर होगा।
फिर बात करते हैं प्रेशर की या वॉल्यूम की। अगर आप वॉल्यूम ज्यादा करते हो मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, कम। फटाफट नोट्स देखो अपने पास। प्रेशर ज्यादा करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और वॉल्यूम कम होगा तो आप उस साइड जाते हो जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है, कम है। जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है, कम है। तो ये हो गया आपका प्रेशर और वॉल्यूम का। सर आप अगर कैटलिस्ट ऐड करते हो तो सर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट का देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम। हाँ, कैटलिस्ट एक काम कर देगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम कम कर देगा। इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तीसरी चीज अगर बात करूं इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस एडिशन करते हो, इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर वही इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे तो सर उस केस में अगर इनर्ट गैस ऐड करते हो, इनर्ट गैस अगर ऐड करते हो तो उस साइड जाते हो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने लीच एटलियस में पढ़ी। उससे पहले इक्विलिब्रियम के मिक्सचर्स निकालने शुरू किए थे। किस कंडीशन में कैसे निकालते हैं, मैंने आपको टोटल 5 कंडीशंस बताई हैं, जिसमें लास्ट के 2 में अल्फा आया था और पहले 3 में बेसिक कंडीशंस थी। अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो डायरेक्ट के लिखो, C-X, C-2X, जो भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है। सर अगर प्रेशर दिया है तो P-X स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ वो भी लिख सकते हो। अगर सर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो N-X डिवाइड बाई वॉल्यूम करना था, ये हमने बोला था, याद रखेंगे। पहली 3 कंडीशन हमने यही रिवाइज करी थी। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए थे, लेकिन हाँ उसके बाद हम लोग लेके आए थे 2 और कंडीशन। अल्फा का कॉन्सेप्ट, अल्फा क्या होता है कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो 1 मोल के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, दैट मींस व्हाट, अगर मेरे पास 1 मोल मान लूंगा तो उसमें से कितना परसेंट चला जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 1 मोल का 50%, ये सब चीजें हमने बात कर ली थी। पक्का ये छोटी छोटी चीजें जिसको हम लोग बार बार देख रहे, जिसको हम लोग बार बार देख रहे और सोच रहे, यही सब था। चलो अब मुझे किसने बोला कि सर एक काम और हो सकता है, प्रेशर के साथ रिलेशन। यस, वहां पे हमने कल लास्ट में हमने केस नंबर 5 को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था और हमने बोला था कि सर ये वाला एक्सप्रेशन लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर और केपी, इन सब का रिलेशन लिखा गया था लास्ट की क्लास में। पक्का, तो ये 5वां केस था। अगर मैं कंसंट्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम में बाकी फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यह सारी बातें हमने लास्ट 2 क्लासेस में करी हैं। इस वीक में हमने यही देखा है केमिकल और आयनिक के बीच में। ये देख रहे हैं केमिकल में पहले 2 लेक्चर्स में केमिकल फिनिश किया, अगले 4 लेक्चर्स में आपको हम लोग मतलब आज के लेक्चर को मिला के अगले 3 लेक्चर्स में हम लोग आयनिक को भी फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे आयनिक चलेगा और उसके बाद इलेक्ट्रो आएगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर के साथ बस मेरे पास 3 चैप्टर बच जाएंगे। तो ट्राई करते हैं कि सर जितना हो सकता है अब चैप्टर्स के साथ साथ आप भी साथ साथ रिमेंबर करते चलो। इस चैप्टर में मैं कुछ आज बेसिक लॉग और एंटी लॉग की चीजें भी थोड़ी सी याद दिला दूंगा, आप उससे ट्राई कर लेना। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को। आयनिक इक्विलिब्रियम बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो सर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, अगर मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, ये किसके बारे में बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग। अगर मैं इसके बारे में बात कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस। सर ये किसके लिए है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस के लिए है। आयंस को इन्वॉल्व करके जो इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है उसी को क्या बोल देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम आयंस देगा कौन, कौन देगा आयंस, आयंस कैसे मिलेंगे, तो हमारे पास 3 टाइप के लोग होते हैं। एक्चुअली देखो, कोई भी सब्सटेंस है ना उसको 2 पार्ट में तोड़ दो, कोई भी सब्सटेंस है उसको 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए, क्या कहलाता है, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, एक को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या कहलाता है, एक को हम लोग बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट और एक कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देखो अपने पास। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो क्या करे, जो क्या करने वाला है, विच अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब कुछ ना कुछ डिसॉल्व होने पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑन डिसोल्यूशन। अगर आप डिसोसिएट कर रहे हो या एसोसिएट कर रहे हो ऑन डिसोल्यूशन तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर इसी को हम लोग बोलना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये लोग क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, आयंस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल्स में लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो एग्जांपल में क्या ले लूंगा, सर NaCl ले लूंगा, ये लोग क्या करेंगे, पानी में जाएंगे, HCl ले लूंगा, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल्स कहलाएंगे किसके,
इलेक्ट्रोलाइट के। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करता हूं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि सर ये क्या होंगे, विच डू नॉट डिसोसिएट, विच डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, जो डिसोसिएट ना करे या एसोसिएट ना करे, विच डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट ऑन डिसोल्यूशन। सर जिसको डिसॉल्व करने पे, ऑन डिसोल्यूशन, जिसका डिसोल्यूशन करने पे ना डिसोसिएशन हो ना ही एसोसिएशन हो, उसको क्या बोल देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर तुम्हें देता हूं शुगर, दे देता हूं सर, शुगर दे दूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि नहीं भाई यूरिया है, यूरिया है, इस तरह की चीजें दे दूंगा, तो इस तरह की चीजों में ग्लूकोज दे दूं, तो इन सब चीजों में आप नहीं डिसोसिएट कर सकते, ना ही एसोसिएट कर सकते। सर इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें पता चल गया आयंस ही देंगे अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन देगा, आयंस देंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या कहलाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या कहलाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या कहलाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मतलब क्या होता है, विच अंडरगोज 100% डिसोसिएशन, जो अंडरगोज 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, एंड 100% एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर जाए। अगर आप 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन करते हो, इसका मतलब आपका अल्फा कितना होता है, 100% और क्या हो जाता है, 1, और अल्फा की वैल्यू अगर फ्रैक्शन बात करें तो 1। याद रखिएगा इनकी रिएक्शंस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, नो इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि सर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग है ना तो इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा हो जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, मतलब अल्फा जो होगा वो लेस देन 100% होगा। और यहां पे क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि सर ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। इक्विलिब्रियम इसी के अंदर आएगा। सर देख लो इक्विलिब्रियम किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, और क्यों, क्योंकि ऐसा यहां पे क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो सर पहली चीज, आयनिक इक्विलिब्रियम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी इक्विलिब्रियम जहां आयंस इन्वॉल्व है, आयंस इन्वॉल्व है। अगर जहां आयंस इन्वॉल्व है, अब आयंस आते कहां कहां से हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट से या नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। अब इलेक्ट्रोलाइट तुमने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि सर जिनसे आयंस बनेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये एसोसिएट या फिर क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। ये एसोसिएट या फिर क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। अच्छा, एसोसिएट या फिर क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मतलब नहीं, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम इनसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि जो सर क्या करेगा, 100% एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, मतलब जो कंप्लीटली टूट जाता हो उसी को क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली टूट जाएगा ना सर, उसमें इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाएगा, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाएगा। और जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वहां इक्विलिब्रियम नहीं आता है। याद करो इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट किया था इस वीक में। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1, अल्फा की वैल्यू लेस देन 100%, एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो हम लोग किसके बारे में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में मेरे पास कौन कौन से होंगे, तो देखोगे अपने पास, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो मेरे साथ अपने पास कौन सा आ जाएगा, अगर मैं याद करूं तो यहां पे देखो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, मान लो कोई एसिड है, ये देखना ध्यान से, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन देगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन देगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इरिवर्सिबल रिएक्शन देगा। एक एरो बनाऊंगा, क्या हो जाएगा H+, और ये क्या हो जाएगा A-। यही होगा सर।
H प्लस, और ये क्या हो जाएगा A माइनस। लेकिन सर अगर यही एसिड वीक एसिड होगा, यही एसिड वीक एसिड हो जाए, अगर यही एसिड वीक एसिड हो जाए तो ये कौन सा रिएक्शन बना देगा? रिवर्सिबल रिएक्शन बना देगा। ये कौन सा रिएक्शन बना देगा? रिवर्सिबल रिएक्शन बना देगा। और यहां पे रिएक्शन में सर ये वाला अपने पास इक्विलिब्रियम, यहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इस केस में देख लो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो, यहां पे इक्विलिब्रियम की बारे में बात की जाएगी। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम यहां अचीव किया जा सकता है। यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं पॉसिबल है, रीजन कि भैया इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सर सिमिलरली अगर बेस लेते हो, सर ये याद रखना, बेस लोगे तो बेस में भी क्या होता है सर, बेस क्या करता है? बी प्लस और क्या बना देता है? OH माइनस। अगर कोई बेस लेते हो, मान लो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उस केस में क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। और यहां पे कोई इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग। नो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। पक्का सर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं BOH की, तो BOH अगर यही वीक बेस हो जाए तो ये क्या बना देगा? B प्लस, और ये क्या बना देगा? OH माइनस। B प्लस और OH माइनस ये क्या है? वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा। मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूं? मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि भाई साहब देख लो इक्विलिब्रियम कहां कहां अचीव हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम हमेशा वीक एसिड में हो सकता है, वीक बेस में हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। अगर आंख बंद करके कभी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हो तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत नहीं, इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा सीधा आएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन देके चला जाएगा। वो पूरा डिसोसिएट होता है। उसका अल्फा 5% 10% नहीं होता, उसका अल्फा कितना होता है? 100% होता है। उसका अल्फा कितना होता है? 100% होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो अपने पास। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे काम करता है, वीक एसिड वीक बेस कैसे काम करता है, ये देख लो। पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने हिसाब से देखो कि हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, चलो सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट कैसे बनता है? मान लो ये एसिड है, ये एसिड है, इसको इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को न्यूट्रलाइज किया, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? यही सॉल्ट बनेगा। तो याद रखना सॉल्ट में एक कटाइनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। एक कटाइनिक होता है, एक एनायनिक होता है। दुनिया का कोई भी सॉल्ट है, एनायनिक पार्ट जो बनता है वो कहां से मिलके बनता है? फ्रॉम एसिड। कैसे? देख लो H प्लस और A माइनस। A माइनस कहां से आया? एसिड से आया। सर जो कटाइनिक पार्ट होता है वो कहां से आता है? फ्रॉम बेस आता है। कहां से आता है? फ्रॉम बेस आता है। फ्रॉम कहां जाएगा? बेस आ जाएगा। तो AB कोई भी सॉल्ट है उसका एनाइनिक पार्ट कहां से बनेगा, कटाइनिक पार्ट कहां से बनेगा, ये देख लो। किसी भी टाइप का सॉल्ट होगा अगर, तो उसके अंदर देखोगे तो उसमें क्या हो रहा होगा? कटाइनिक पार्ट अलग, एनाइनिक पार्ट अलग। एनाइनिक पार्ट हमेशा एसिड से, कटाइनिक पार्ट कहां से बनेगा? हमेशा बेस से बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब आता है कि सर एसिड बेस बोलते किसको हैं? एसिड बेस बोलते किसको हैं? एसिड बेस की थ्योरी क्या कहती है? कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा नहीं होगा, किसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अब देखो मैं पहले ही लिखवा देता हूं अपने पास। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अगर बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अब बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ोगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा, सर ये चीजें। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इन जनरल बता रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं कि इन जनरल क्या होता है। जब भी मैं इन जनरल लिखता हूं बेटा तो इसका मतलब यही होगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। इन जनरल मतलब 99% सही होगा, 1-2% एक्सेप्शन आएंगे, तो वो इनऑर्गेनिक में आप कर लेना। इन जनरल क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक acids are strong acid, inorganic acids are strong acid, inorganic acids are strong acid। ठीक है, inorganic acids are strong acid like HCl हो गया, HBr हो गया, सर अपने पास HClO4 हो गया, ये सब जो एसिड्स होते हैं, H2SO4 हो गया, ये HNO3 हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड।
लेकिन अगर सर बात करता हूं वीक एसिड की, तो वीक एसिड में जनरली हम लोग इन जनरल क्या पुट कर देते हैं, वीक एसिड में इन जनरल हम लोग क्या पुट कर देते हैं, वीक एसिड में इन जनरल हम लोग देखेंगे तो इन जनरल हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक एसिड्स में देखोगे, ऑर्गेनिक एसिड्स में देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, CH3 COOH, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे। H2CO3, कार्बन के एसिड्स क्या हो जाएंगे, वीक एसिड्स कहलाएंगे, पक्का। तो कुछ इवन के एक्सेप्शंस में अपने पास देखोगे तो कुछ ऐसे भी है जैसे H3PO4, H3PO3, ये सब भी क्या हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। तो ये इन जनरल बता रहा हूं, बाकी आपके पास लिस्ट चाहो तो आप इससे ज्यादा लिख सकते हो, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। बस ये लिस्ट ऐसी दिखाने के लिए ताकि आपको याद रहे अभी इस चैप्टर में बार बार, क्योंकि अभी आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए मैंने बता रखा है अभी आपको। अब अपने जैसे ही इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा आपके पास लिस्ट आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इन जनरली क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। सर वीक बेस अगर बात करते हैं, अगर वीक बेस के बारे में बात करेंगे, वीक बेस के बारे में बात करें, कोई एग्जांपल पूछेगा तो ये सब देख सकते हो, NaOH, आप ऑर्गेनिक में देख भी रहे होगे, KOH, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे अपने पास कि सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में बात करेंगे तो वीक बेस में क्या हो जाता है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया और इट्स के डेरिवेटिव्स को ले लो, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनको हम लोग क्या डाल देते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये क्या होगा, वीक बेस में होगा, वीक बेस में होगा, मतलब ये वाला NH3 हो गया, NH3 NH4OH, इन सब को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीक बेस बोल देते हैं। ये क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। ये अपने पास अमोनिया वाले बेस जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, वीक बेस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। इक्विलिब्रियम किस में आएगा, खुद से सोचो, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं होता ना, अभी जस्ट पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग में नहीं होता है, कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, वीक में होता है। अब इसके ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही होगा मेरे पास, या तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस। पूरा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड होगा, वीकर पोर्शन पे, पूरा का पूरा चैप्टर किस पे ऊपर बेस्ड होगा, वीकर पोर्शन पे। कौन सा पोर्शन वीक है, एसिडिक पार्ट वीक है तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, बेसिक पार्ट वीक है तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा। तो पूरा पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, वीकर पार्ट पे, पक्का। अच्छा, किसने बोला सर, अब एक तेज देखो, वीकर पार्ट के लिए एक डाइल्यूशन लॉ आता है, क्या आता है डाइल्यूशन लॉ, दैट इज नोन एज स्टॉल डाइल्यूशन लॉ। ये आपको मैं शुरुआत में बता रहा हूं क्योंकि अभी सर बार बार इसको यूज करूंगा, कल की क्लास में फिर से यूज होगा। वो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, अगर मैं तुम्हें ये लाइन बोलूं, यार ये लाइन बोल दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीज इन डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विथ डिग्री ऑफ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ। अब इसको करेंगे कैसे, तो मान लो मेरे पास कोई एक वीक एसिड है, कोई एक वीक एसिड है, कोई वीक एसिड है, जैसे ये वाला एसिड, ध्यान से देखना, अगर कोई वीक एसिड है तो सर वीक एसिड है, किसके लिए लिया, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहे। याद करो हमने कल ही किया है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे ये लिख सकते, और टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा, C अल्फा, ये क्या हो जाएगा, C अल्फा। सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, K इक्विलिब्रियम फॉर एसिड आप लिखने जाओगे क्या लिख सकते हो सर, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, H इंटू A हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम का एसिड कांस्टेंट लिख रहे हो तो इसको आज से हम लोग एक नया नाम दे देंगे, दैट इज नोन एज K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आप एसिड लिख रहे हो तो ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड को एक नया नाम दे देंगे K, और K की वैल्यू लिखने चाहें तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा लिख दूंगा।
लूंगा सर क्या आ जाएगा के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर देख लो अपने पास वीक एसिड केस में अगर तुमसे कोई पूछता है, इसको हम लोग एक नाम भी दे देते हैं, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इसी को बोल देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन या फिर क्या बोल देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर किसने बोला कि एक काम कर दो, एक काम करो सर, एक काम करो, अगर वीक बेस होता तो भाई रुक जाओ, देखो ये लाइन पूरी लंबी खींचनी है, वीक बेस होता तो भी सेम काम करते, देखना अपने पास वीक बेस होता तो भी हम लोग सेम वर्क करते, बस वहां H प्लस के बदले क्या आ जाता, यहाँ AOH माइनस आ जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर ये क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा C अल्फा। सर के इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करता हूं, के इक्विलिब्रियम फॉर बेस के बारे में बात करूंगा, के इक्विलिब्रियम फॉर बेसिस बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा B प्लस इंटू OH माइनस, बी प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा BOH, ये हो जाएगा। और इसी को क्या लिखने वाले हैं KB लिखने वाले हैं। सर KB की वैल्यू निकालने चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, C 1 माइनस अल्फा, C से C गया, KB की वैल्यू क्या ले सकते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, KB की वैल्यू क्या आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेम चीज जो यहाँ पे किया है, जो यहाँ पे लिखा है, कुछ हो सकता है भाई ये इसको देखो, जिसको ये ना समझ में आ रहा हो भाई मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, किसी को लग रहा होगा अरे सर ये बहुत हौच पौच लिख दिया गया, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। देख भाई डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन बोलते हैं, या फिर आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं। एक बात बताओ ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं, वीक के लिए कर रहा हूं। देखो वीक एसिड है तो इसके केस में इक्विलिब्रियम आएगा, इसके लिए भी मैं यहां लिखना चाहूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या फिर इसको भी क्या लिखूंगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिख सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों, ये तो सर हमने, ये हमें क्या फायदा दे रहा है, कुछ तो फायदा है नहीं, यहां ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट थोड़ी ना प्रूफ हो रहा है, यहां ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट तो प्रूफ हो ही नहीं रहा। ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना चाहिए विथ इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो भाई करेंगे कैसे, किस तरह होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो ये तो हमने सिंपल डिराइव किया, अब यहाँ पे ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाता हूं मैं, यहाँ पे एक लाइन उसी लाइन को कंटिन्यू करता हूं, देखना ध्यान से। मेरे लिए के क्या आ गया था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाने की शुरुआत करूंगा, ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलना शुरू करता है, ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखना, पहले इसकी वैलिडिटी देना, ये वैलिड कब होता है, वैलिड फॉर अल्फा लेस देन 5% या फिर अल्फा लेस देन 0.05। क्यों, ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा को कितना ले लेंगे 1, क्यों, क्योंकि सर 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है 0.05 है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और 1 माइनस अल्फा को कितना ले लेंगे 1, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के बाई सी। सर यहां से मैं अल्फा और अल्फा के बारे में बात करूंगा तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं अल्फा को इस तरह लिख देता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। अगर दो लोगों का अल्फा कंपेयर करना है एसिड्स में, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, तो ये क्या हो जाएगा K1 अपॉन C1 इंटू C2 अपॉन K2, ये लिख सकते हैं। जो चीज मैंने एसिड के लिए किया सेम चीज आप बेस के लिए भी कर सकते हो, सेम चीज आप बेस के लिए कर सकते हो। मैं राइट साइड में बेस लिख रहा था तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्ट्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये क्या कहलाएगा सर, ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड होगा और वैलिड फॉर अल्फा लेस देन 5%, वैलिड फॉर अल्फा लेस देन 5% या फिर अल्फा लेस देन 0.05, यही होगा वैलिड। सर यहाँ पे भी अगेन 1 माइनस अल्फा को कितना ले लिया जाएगा 1 ले लिया जाएगा, और KB की वैल्यू क्या ले ली जाएगी C
सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के बी बाई सी। सेम चीज देखो, कभी भी एसिड डिराइव किया बेस अपने आप हो जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। और यहां पे अगेन बेस के केस में भी अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा K1 अपॉन C1, और ये C2 अपॉन क्या हो जाएगा K2, C2 अपॉन सॉरी K कह रहा हूं, KB, अरे बेस है तो बेस के केस में क्या आ जाएगा KB आ जाएगा ना, बेस के केस में क्या आ जाएगा KB आ जाएगा, ये KB1 अपॉन C1 और ये क्या हो जाएगा C2 अपॉन KB2। पक्का? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो देख लो आप सर, बार बार देख लो। अगर मुझसे कोई बोले सर डेरिवेशन नहीं याद करनी, बस आप बार बार एक ही चीज को, वीक एसिड याद है तो वीक बेस में कर सकते हो। अब आते हैं स्टॉल डाइल्यूशन लॉ पे। स्टॉल डाइल्यूशन लॉ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और यहां पे एक लाइन लिखना चाह रहा हूं कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चले जाओ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू एकदम लाके जीरो खड़ी कर दो, कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे डिक्रीज करते करते ऑलमोस्ट लाके जीरो कर दो, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उस टाइम पे। और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, या फिर परसेंटेज में बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100%। पक्का? तो ये छोटी छोटी चीजें आप सर देखो ना, स्टॉल डाइल्यूशन में किया क्या, ये तो इन जनरल बात कर रहा हूं। कल फिर से जब वीक एसिड वीक बेस के बारे में बात करूंगा तो फिर से मैं ये बातें करने वाला हूं, फिर से ये दोबारा आएगी आपके लाइफ में। लेकिन उससे पहले ये चीजें देख लो कि अल्फा के साथ सर के और के बी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के लिखते हैं, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के भी लिखते हैं। अल्फा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। पक्का? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। उस स्टॉल डाइल्यूशन में बात बताता हूं एक दो। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वैलिड नहीं होगा। ऊपर का स्टेटमेंट सेम है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, एक नोट करके ऐड कर लीजिएगा, एक नोट करके एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट ऐड कर लीजिए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो होगा, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो जहां होगा, उस कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो होगा, देन अल्फा की वैल्यू, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मैक्सिमम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मैक्सिमम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मैक्सिमम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 100%, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं 1, उसको क्या बोल देंगे 1। क्योंकि जितना आप डाइल्यूट करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो भाई अब देखो यहां पे लिमिटेशन आ गई, चीजें पता चल गई। अब मेरे पास आता है क्या, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स ये पढ़ लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फ्लक्चुएट करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय ये लॉ नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर क्या आएगा मेरे सामने, ये आ जाती हैं बातें, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया। लेकिन एसिड और बेसिस में यार, एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। एसिड और बेस में एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। मैं ना एक साथ अपने पास एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, इस चैप्टर का एक पोर्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा है तो थ्योरी वाला पोर्शन, लेकिन ये सब चीजें अपने को बहुत लंबे टाइम तक याद रखनी है। एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करेंगे तो एसिड्स और बेसिस के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कुछ कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे एसिड किसको बोलते हैं, एसिड किसको बोलते हैं, अगर मैं पहली बार बात करूं तो एसिड क्या हो रहा होता है, जो सर क्या करता है, ब्लू लिटमस को जो क्या करता है
है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। चेंजेस ब्लू लिटमस टू क्या कर दे, रेड, यही होगा। सर अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। सर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा हो रहा होता है, सावर इन टेस्ट होता है। और इसका टेस्ट बात करूंगा तो ये क्या हो जाता है, बिटर इन टेस्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बिटर इन टेस्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो, बिटर इन टेस्ट हो जाएगा। फिर किसने बोला कि सर एक काम और कर सकते हैं, सावर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। सर यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। और यहां पे हमने पढ़ा था कि पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये चीज जो होगी हम लोगों की लाइफ में, ये वाली जो टर्म आएगा, ये टर्म जो होता है इसके लिए कंडीशन आती है। ये हमेशा सही नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन आएगी। कब, ये कब होगा, एट रूम टेम्परेचर। सर अब ना एसिड और बेस की प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग अलग करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एसिड और बेस की प्रॉपर डेफिनेशन अलग करने वाले हैं कैसे, ये देखो अपने पास। अगर नेक्स्ट मैं बोलूं कि सर, अगर मैं बोलता हूं कि सर एसिड कौन सा होगा, विच गिव्स H प्लस आयन, जो क्या करे, H प्लस आयन दे दे, विच गिव्स H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। H प्लस को ही नाम दे देते हैं प्रोटॉन। बेस क्या होगा, तो सर आपको ही पता है, जो गिव क्या करता है, गिव्स OH माइनस आयन, जो क्या बता रहा हो, OH माइनस आयन दे रहा हो। मतलब इसके बारे में ही बोलेंगे तो इसके बारे में भी यही लिख रहे होंगे कि सर ये क्या हो रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड, वीक बेस, सॉरी एसिड और बेस का डेफिनेशन देख रहे। ये जिसने दिया उसके नाम पे हम लोग थ्योरी लिख देते हैं। ये किसने दिया, तो इसके, ये किसने बोला, ये बात किसने बोली, आर्हेनियस ने बोली। आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो सर आर्हेनियस के बाद कौन आया, ब्रोंस्टेड लॉरी। वो क्या करता है, गिव्स H प्लस आयन, जो H प्लस आयन डोनेट करेगा, या प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसी को क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। सर यहां बात करेंगे, सर ये क्या हो रहा होगा, विच एक्सेप्ट H प्लस आयन, जो एक्सेप्ट कर लेता हो H प्लस आयन को, उसको क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। ध्यान से देखना अपने पास, बेस किसको बोलेंगे, तो सर बेस अब की बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब की बार अकॉर्डिंग टू, देख लो ये क्या है, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। इन लोगों के हिसाब से, ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से ये थ्योरी क्या कहती है, जो आदमी H प्लस देगा उसको तो एसिड बोलोगे, बट जो H प्लस ले लेगा, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे। तो सर ये ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ये कह देती है। फिर अगर हम बात करते हैं 6th वन, तो सर 6th वन में देख लो ये क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये हो जाएगा, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा, जो डोनेट कर रहा होगा, जो डोनेट करेगा उसको हम लोग एक नाम दे देंगे, और दैट इज नोन एज, जो डोनेट करेगा उसको हम लोग दे देते हैं क्या, ये कौन सा होगा, लुईस थ्योरी। मतलब मुझे एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 थ्योरीज पढ़नी है, 3 थ्योरीज पढ़नी है, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी और लुईस थ्योरी। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि सर पहले, सबसे पहले आर्हेनियस आता है। सबसे पहले आर्हेनियस बात करता है कि भाई साहब आर्हेनियस ये बोलता है कि जो H प्लस देगा उसको एसिड बोलेंगे, जो OH माइनस देगा उसको बेस बोलेंगे। आर्हेनियस थ्योरी के बाद, आर्हेनियस थ्योरी जब फेल होगा तब कौन आएगा, ब्रोंस्टेड लॉरी। और ब्रोंस्टेड लॉरी भी फेल हो गया, H प्लस लेना और देने की बात नहीं होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, उस केस में आएगा लुईस थ्योरी। टोटल 3 थ्योरीज हमें पढ़नी है। ऐसे देख लो, यहीं पे बता देता हूं कुछ कुछ चीजें। यहां देखो, आर्हेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, आर्हेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज है, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, गिव्स H प्लस, दोनों के दोनों। तो मतलब ये दोनों एसिड्स क्या होंगे, सिमिलर टाइप। अब देखो, अब आते हैं कि एक एक थ्योरी को देख लेते हैं। एक तो हो गया एक पूरा ओवरऑल थ्योरी। आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स कौन होते हैं और बेसिस कौन होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एसिड्स कौन होंगे, जो सब्सटेंसेस, those substances which gives
H प्लस आयन जो क्या दे रहा हो, H प्लस आयन दे रहा हो ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, जिसको पानी के अंदर डिसॉल्व करने पे H प्लस आयन मिलता हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्हेनियस एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, या सबसे पहला डेफिनेशन अगर कोई एसिड का बोलेगा तो सबसे पहला डेफिनेशन एसिड का यही था कि भैया पानी में जाएगा जो भी H प्लस देगा उसी को क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। जैसे HCl है, HCl जाएगा पानी में तो HCl क्या करता है, Cl माइनस बना देता है, और पानी में ये H2O क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, H3O प्लस। अब यहां पे H3O प्लस को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन को थोड़ा ध्यान से देख लो। सर जरूरी नहीं कि हाइड्रोनियम आयन ऐसा ही एग्जिस्ट करेगा, H प्लस जरूरी नहीं अकेला H प्लस एग्जिस्ट करे। H प्लस एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ अगर कंबाइन हुआ तो क्या बना सकता है, H3O प्लस। लेकिन सर जरूरी थोड़ा ना एक ही H प्लस होगा, एक ही वाटर होगा, हो सकता है एक और वाटर ऐड कर ले। H प्लस क्या करेगा, बहुत सारे वाटर को अपने पास बुलाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पानी का लोन पेयर अट्रैक्ट होगा और वो क्या बना देगा। सर देखना H प्लस एग्जिस्ट करने के तरीके बता रहा हूं। हो सकता है एग्जाम हॉल में H प्लस जो हो इस फॉर्म में भी दिया हो, H प्लस डायरेक्ट ना दे के H3O प्लस दिया हो सकता है ये दिया हो। सर H7O3 प्लस दिया हो सकता है H प्लस डायरेक्ट ना दे के कैसे दिया हो आपको, H9O4 प्लस। अब ये रटना मत, सिंपल सिंपल वाटर ऐड हो रहा है फॉर्मूले में, सिंपल वाटर ऐड हो रहा है। देखो अकेला H प्लस एग्जिस्ट करेगा नहीं, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके फॉर्म में। अगर इसमें नहीं है तो इसके फॉर्म में, इसमें नहीं है तो इसमें फॉर्म में, इस नहीं है तो इसके फॉर्म में, तो H प्लस एक्स से एग्जिस्ट कर रहा होगा पक्का। अब सर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन सीरीज। हाइड्रोनियम आयन सीरीज, ये आयन सीरीज मतलब सर कोई प्रॉपर गैप पे आए। इन सबके बीच में किसका कितने गैप है, वाटर का गैप है। इसका जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो ऑक्सीजन क्या हो गया, N, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2N+1। इन सबके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सर एसिड्स वो हैं जो H प्लस देते हो किसके अंदर, जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या करेंगे, H प्लस दे देंगे। अच्छा अब H प्लस पानी में जरूरी नहीं है कि अकेला H प्लस ही एग्जिस्ट करे, H प्लस ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, H प्लस ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, H प्लस चाहे तो, क्योंकि सर पानी है, पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो एक H प्लस ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, वैसे एग्जिस्ट कर जाए, ऐसे लंबी चौड़ी चेन चलती चली जाएगी। या तो आप फॉर्मूला ऐसे देख लेना कि सर ऐसा H हाइड्रोनियम आयन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है पक्का, तो एसिड्स ये कहलाएंगे। अच्छा बेस क्या होंगे, अब खुद से सोचो बेस क्या हो रहे होंगे। बेस क्या होते हैं, जो क्या करे पानी में जाके क्या देना शुरू करे, OH माइनस। बेस क्या हो जाए, सर आर्हेनियस बेस क्या होंगे, तो अगर मैं इनके बेसिस के बारे में बात करूंगा तो वो क्या होंगे कि सर दो सब्सटेंसेस जो क्या करें, दो सब्सटेंसेस विच जो क्या करने वाले हैं, विच गिव्स OH माइनस आयन, विच गिव्स OH माइनस आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो जिसको डिसॉल्व करने के बाद H प्लस के बदले OH माइनस मिलना शुरू हो जाए, OH माइनस आयन डिसोल्यूशन पे दे, उसको क्या बोल देंगे, ये देख लो। अब NaOH है, अब NaOH टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस, और क्या दे देगा, OH माइनस। किसने बोला सर पानी के अंदर, अब भाई देख ले, पानी के अंदर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो सर यहाँ पे सर दो ऑप्शन है, पानी के अंदर ऑप्शन देख लो, Na प्लस हो जाएगा और पानी OH माइनस को एग्जिस्ट करेगा तो OH माइनस और प्लस वाटर क्या बना देगा, H3O2 माइनस। अब तुम बेहोश, H3O2 माइनस कैसे आ गया, सर H3O2 माइनस इज नथिंग, H2O में क्या ऐड कर दो, OH माइनस ऐड कर दो, यही तो होगा। H2O में OH माइनस ऐड कर दो, यही क्या कहलाएगा अपने पास, H3O2 माइनस। ये देख लो कोई भी, अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड आयन भी अकेला ऐसे एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ये पानी के साथ मिलेगा तो पहले क्या बनाएगा, सर पहले पानी के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा। अगर सर और पानी ऐड करोगे तो क्या बना देगा, सर और पानी ऐड करोगे तो क्या बना देगा, H5O3 माइनस, और पानी ऐड करोगे तो क्या बना देगा, सर H7O4 प्लस, सॉरी H7O4 माइनस, और पानी ऐड करोगे तो क्या बना देगा, तो सर H9O5 माइनस। ऐसे करके बनाते चले जाओ। सर हाइड्रोक्साइड की आयन की सीरीज ये हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की सीरीज ये हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की सीरीज ये हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन सीरीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। कैसे करना है ये देख लो,
कैसे करना है ये देख लो अपने पास, ये कैसे बनाना है ये देख लो। इसका कोई जनरल फॉर्मूला बोल दे तो इसका जनरल फॉर्मूला ऑक्सीजन n है, ऊपर माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा 2n-1। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है ये, आप देख लेना, फॉर्मूले में पुट करके देख लो। जैसे अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे ही बेसिस का हाइड्रोक्साइड आयन सीरीज की ये फॉर्मूले हो जाएंगे। सर आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो है जो पानी में जाके H+ दे, बेस वो है जो OH- दे। ये आर्हेनियस ने बोला, ठीक है, हम भी बचपन से यही पढ़ते आ रहे, अच्छी बात है, ये सब चीजें ठीक हैं। लेकिन आर्हेनियस से एक दो गलतियां हो गई। गलतियां क्या हो गई, आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशंस आ गई। आर्हेनियस बेचारा कुछ बता नहीं पाया किसके बारे में। आर्हेनियस के हिसाब से सिर्फ पानी के अंदर आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दिखा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आप चाहोगे तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बिना पानी के भी दिखा सकते हो। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड H+ तभी देगा जब वो पानी के अंदर होगा, लेकिन आज के टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, एसिड प्लस बेस बिना वाटर के भी रिएक्शन कर जाता है। तो आर्हेनियस बेचारा यहां फेल हुआ। आर्हेनियस से देखो अच्छा बंदा था, अच्छी बातें करी, सबसे पहले एसिड को डिफाइन किया, बेस को डिफाइन किया, लेकिन कुछ कुछ गलतियां होती गई, तो वहां पे उसको हमने देख लिया। फिर फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट हैविंग H+ एंड OH-। मतलब ये सारे कंपाउंड जो दिख रहे हैं नीचे, इनके पास ना H+ है ना OH- है। जब ना H+ होगा ना OH- होगा, तो इस केस में कैसे किसी को एसिड बोलोगे, कैसे किसी को बेस बोलोगे। तो यहां आर्हेनियस क्या हो गया, फेल हो गया। आर्हेनियस की ये 3 लिमिटेशन आ गई। आर्हेनियस को हमने उंगली करा, बोला नहीं नहीं आपकी थ्योरी पसंद नहीं आई सर, आपकी थ्योरी अच्छी नहीं लग रही, तो बस आर्हेनियस बेचारा मुंह फुला के चला गया। उसने बोला रुको, कोई आएगा तुमसे बदला लेने। आर्हेनियस की थ्योरी खत्म कर दी हम लोगों ने। आर्हेनियस बेचारा पानी 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 करता रह गया, हमने पानी करके बाहर कर दिया उसको। अब कौन आएगा, तो अब आएगा ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी को हम एक और नाम से भी बोल देते हैं कि सर कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। कंजुगेट अगर मैं बात करूं तो एसिड बेस थ्योरी, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी भी नाम दिया जाता है। कहीं कहीं देखोगे तो आपको कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी के नाम से भी दिख जाएगा। कहता क्या है, कहता क्या है इसके हिसाब से देखना। इसके हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं सर, विच गिव्स या डोनेट्स H+ आयन। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि पानी के अंदर ही होगा, नहीं, इसने बोला भाई H+ जो देगा वही क्या होगा, एसिड कहलाएगा। मतलब H+ डोनर को हम लोग क्या बोल देंगे, H+ डोनर को, या हम लोग बोल देते हैं प्रोटॉन डोनर को। प्रोटॉन डोनर को हम लोग क्या नाम दे देंगे अपने पास, प्रोटॉन डोनर को क्या बोल देंगे, एसिड्स। बेसिस के बारे में बात करेंगे तो बेसिस क्या हो जाएंगे सर, विच एक्सेप्ट H+ आयन, या फिर H+ या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देख लो अपने पास। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलने वाले हैं, बेसिस बोलने वाले हैं। तो एसिड्स कौन है जो डोनेट करेगा H+, और बेस कौन है जो H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिड डोनेट करेगा, H+ जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं कि पानी में ही होगा, कहीं भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो मुझे मतलब नहीं, कहीं भी हो रहा हो कोई मतलब नहीं। वो आर्हेनियस में कंडीशन थी, आर्हेनियस में कंडीशन थी। देख लो अपने पास, यहां पे एक बात बोली गई कि सर एसिड जो होते हैं ये अगर H+ लूज करते हैं, अगर इनसे H+ निकाल दोगे तो जो बचता है वो इनका क्या कहलाता है, कंजुगेट बेस। जो बचेगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कंजुगेट बेस। बार बार इतना बड़ा ना लिख के क्या लिख देंगे, Cb। जैसे कोई एसिड है, मान लो HCl एसिड है, अगर उसमें से H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा, Cl-, ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। अगर मैं बोलता हूं H2SO4 है, अगर इसमें से आप H+ निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, HSO4- बच जाएगा, और यही क्या होगा उसका कंजुगेट बेस। सर अगर कोई भी एसिड है, अगर मैं बोलता हूं HNO3 है, तो अगर आप इसमें से H+ निकाल दोगे तो इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बेस है, ध्यान से देखना, अगर कोई बेस है तो बेस क्या होता है, जो H+ क्या करे, एक्सेप्ट करे, और बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में। इसको Ca शॉर्टकट में लिखेंगे। अगर कोई बेस है तो H+ लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में। जैसे ये देखो NH4+ है, NH3 है, NH3 इज अ बेस। कैसे सर, वो H+ गेन करेगा, H+ गेन करेगा तो क्या बना देगा, NH4+
प्लस। कोई भी बंदा अगर H प्लस गेन करता है, कोई भी बंदा अगर H प्लस गेन करता है, कोई भी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ हाइड्राजीन है NH2, अगर ये भी H प्लस गेन करता है, अगर ये भी H प्लस गेन करता है, तो ये क्या बना देगा, NH2NH3 प्लस बना देगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। एसिड आफ्टर रिलीजिंग H प्लस क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड्स और बेसिस के बीच का डिफरेंस याद रखना, एसिड्स और बेसिस की चीजें याद रखना पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखना है। एक चीज और, अगर कोई बात करता है, कोई ऐसा बंदा भी तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, देखो आर्हेनियस ने एसिड बोला, आर्हेनियस ने बेस बोला, लेकिन आर्हेनियस ने एम्फोटेरिक नेचर नहीं बोला, ब्रॉन्स्टेड ने बोला। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी में क्या है, एम्फोटेरिक नेचर आता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जिसका दोनों बना सकते हो, जिसके ना दोनों चीजें बना सकते हो। मतलब अगर मान लो ये कंपाउंड दे दिया गया HSO4-, तो इसमें क्या होगा, एक मिनट देखना, इसको मैं बोलूं इसका कंजुगेट एसिड बनाओ, मतलब कंजुगेट एसिड कब बनेगा, कंजुगेट एसिड कब बनेगा, जब ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। कंजुगेट एसिड कब बनेगा, जब ये किसकी तरह बिहेव करे, बेस की तरह। बेस की तरह बिहेव करेगा मतलब H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा सर, +-0। कंपाउंड क्या बन जाएगा, H2SO4। सर अगर मैं बोलता हूं इसका कंजुगेट बेस बनाओ, तो ये बंदा किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और अगर एसिड करेगा तो इसको क्या लिखेंगे, -H+, और यही क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बेस की थ्योरी। सर देख लो, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड, हम लोग के पास अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं OH- ले लेते हैं, OH- ऑब्वियस है H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O। और अगर ये H प्लस लूज कर देगा, अगर ये H प्लस लूज कर देगा तो क्या बना देगा, O-2। पक्का। सर कोई भी चीज, अगर आपको जो चीज एक बार देख लो अपने पास HCO3- और HCO3+, सर यहाँ पे इसका कंजुगेट एसिड बनाना है तो H2SO3 बन जाएगा, और इसको क्या बना दोगे, CO3-2। तो सर एसिड और बेस, ये लोग जैसे पानी है, अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी पानी क्या है सर, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, पानी H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन ही बना सकता है, और वाटर क्या कर सकता है, H प्लस लूज भी कर सकता है। और जब H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बना देगा, OH- बना देगा। तो सर ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। कि भाई एम्फोटेरिक नेचर है तेरा, तेरा नेचर एम्फोटेरिक है, मतलब तू दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर भी दिखा रहा है और बेसिक बिहेवियर भी दिखा रहा है। अगर एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा और बेसिक बिहेवियर दोनों दिखाएगा तो उसको क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। पक्का। जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी में एक तो ये चीजें आ गई। फिर देखना, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखो अपने पास, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में एक चीज और क्या आई, मान लो ये दो एसिड है, ये दो एसिड है सर, H प्लस इंटू A-, सॉरी +A-, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं देता हूं तुम्हें 10⁻⁻⁴ है, और Hb लिखता हूं, ये भी एसिड है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखोगे तो K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶। कौन ज्यादा से ज्यादा, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है सर, ऊपर वाले का। अगर मैं पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ, H प्लस देने की टेंडेंसी किसकी हाई होगी, तो ऑब्वियस है भाई साहब, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा, Ha का ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Hb। क्यों, क्योंकि सर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। याद करो हमने पढ़ा भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हुआ मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। अब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया, अब देखना अपोजिट देखो, अगर यही उसका, ये एसिड है, ये देख लो अपने पास, ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस। ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस। अगर इसी कंजुगेट बेस का रिवर्सल रिएक्शन लिखते हैं, कंजुगेट बेस का रिवर्सल रिएक्शन लिखते हैं, तो ये क्या करेगा अपने पास, ये देखना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल आएगा। सर देख लो, अगर B- इसके कंजुगेट एसिड का रिएक्शन करा दोगे तो ये क्या करेगा अपने पास, ये क्या करेगा, देखो एक लाइन लिखवाना चाहता हूं, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या आ जाएगा, 1/10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा, 10⁻+6। ये देख लो,
अब बताओ, ये एसिड था, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा था? HA का। लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस में देखो तो कॉन्जुगेट बेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका हाई है? B का। मतलब अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा? B माइनस का ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू A माइनस। मतलब एक बात बोलना चाहता हूं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी हाई है, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है या एसिडिक स्ट्रेंथ किसी का हाई है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? वीक बनेगा। किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है तो अपोजिट चलेगा। ये देख लो अपने पास, मैं ऐसा लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स is inversely proportional to basic strength of conjugate base, basic strength of conjugate बेस। सर सेम चीज आप एसिड के बदले बेस के लिए भी लिख सकते हो कि सर एज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका बेस कंजुगेट बेस क्या बनेगा? उतना ही वीक बनता जाएगा। अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हुआ, अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हुआ तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हुआ, अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हुआ तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? कंजुगेट बेस का, कंजुगेट बेस का हो जाएगा सर, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें करते रहिए। आपको कहीं भी ऐसा दिया हो तो उसके हिसाब से सोच लो कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब दो लोगों में स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? उन दोनों में वीक हो जाएगा, पक्का। अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, ये देखना। सर इसकी भी लिमिटेशन आ गई, इसकी भी लिमिटेशन आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कंजुगेट एसिड, अब इसको रोक रोक के सोच के कर लो अपने पास। कंजुगेट एसिड किसका बताना है? O-2 का बताना है। O-2 का कंजुगेट एसिड क्या होगा? O-2 का कंजुगेट एसिड बनाना है। सर ये कंजुगेट एसिड कब बनाएगा? जब ये क्या होगा? बेस होगा। और बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या बना देगा? OH- बना देगा। ये क्या बना देगा? OH- बना देगा। बस हो गया कंजुगेट एसिड। ये देखना अपने पास, अगर मैं ये देता हूं कंजुगेट बेस बताइए किसका? इसका बताइए कंजुगेट बेस। तो क्या हो रहा होगा? यहाँ NH2+ है, ये क्या है? NH2+ है, NH2+ है। सर इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस क्या होगा? ऑब्वियसली किसकी तरह बिहेव करेगा? कंजुगेट बेस बनाना है तो मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। ये H+ लूज करेगा, और जैसे ही H+ लूज करेगा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, 2 डिग्री अमीन आ जाएगा, 2 डिग्री अमीन आ जाएगा। इस रिएक्शन को देख लो, इस रिएक्शन को देखोगे तो क्या मिलेगा? NH3+ वाटर। इस रिएक्शन में NH3+ वाटर, NH3 वाटर क्या कर रहा है? H+ लूज कर रहा है, वाटर H+ लूज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सर इस रिएक्शन को देख लो, क्या बोल रहा है? कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 बताओ, कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 बताओ, कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 बताओ। कंजुगेट बेस HNO3 का क्या होगा? NO3-। क्यों? क्योंकि देख लो एसिड है, H+ देगा तो क्या बचेगा? NO3- बचेगा। H+ देगा तो क्या बचेगा? NO3-। इस क्वेश्चन में देखो, जो द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, मतलब कौन H+ गेन भी करेगा, कौन H+ लूज भी करेगा। HCl के पास H+ है ही नहीं, बस ये गेन कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? HCl, मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। सर H3O+ के बारे में बात करूंगा तो H3O+ क्या करेगा? H+ लूज करेगा। H3O+ क्या करेगा? H+ लूज करेगा, क्या बना देगा? H2O। ये क्या कहलाएगा? एसिड। लेकिन सर HSO4- को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है, ये H+ लूज भी करेगा और H+ क्या करेगा? गेन भी करेगा। तो ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक। मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्रोंस्टेड लुईस एसिड भी हुआ और ब्रोंस्टेड बेस भी हो गया। ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड भी हो गया, ब्रोंस्टेड बेस भी हो गया। OH- के बारे में बात करेंगे तो OH- इज नथिंग, H+ ऐड करने को क्या बोलेंगे? ये, और यहाँ पे -H+ अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? O-2। क्या आंसर आएगा इसका? 2nd एंड 4th दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, अभी इसमें एग्जाम हॉल में गलती से वो दोनों आंसर है, ऑप्शन दोनों है, दोनों टिक कर देंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में इसका ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है 1 वनली, 2 वनली, 2 एंड 4 वनली, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी थी। नीचे वाले ऑप्शंस खत्म हो गए। इसकी लिमिटेशन देख लो, लिमिटेशन क्या है ब्रोंस्टेड लॉरी की? ब्रोंस्टेड लॉरी क्या बोलता है कि भाई साहब
आपने क्या बोला, जो H प्लस लूज करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, एसिड, और जो H प्लस गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। जो H प्लस लूज करेगा उसको एसिड, और जो H प्लस गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन यार कुछ लोग ऐसे भी एसिड्स हैं जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एंड लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड्स की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड का, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का क्या हो जाएगा, ये अपने पास लिमिटेशन या ड्रॉबैक बोल सकते हो कि यार ये ड्रॉबैक अपने पास ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड का। तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ये सारी प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे किसने बोला सर एक बात बताओ, ब्रोंस्टेड ने भी अपनी कहानी बता के चला गया, आर्हेनियस भी अपनी कहानी बता के चला गया, बचा कौन है, तो लुईस। लुईस ने क्या बोला कि भाई साहब ये H प्लस और OH माइनस छोड़ दो, H प्लस और OH माइनस छोड़ दो। उससे पहले चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हो कि सर नोट क्या होगा कि सर ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर, आर्हेनियस के एसिड्स क्या थे जो क्या करेंगे, H प्लस देंगे, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। क्यों, क्योंकि सर ये सारे के सारे H प्लस देते हैं कब, पानी के अंदर। लेकिन सर ब्रोंस्टेड एसिड्स जो होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स में आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना भी दे सकते हो। ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड्स। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये एक नोट करके डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि सर ये वाले जो एसिड्स हैं ना, इनके लिए एसिडिक मीडियम, एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके लिए एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं लास्ट थ्योरी, लुईस थ्योरी में। लुईस थ्योरी क्या बोलता है कि सर एसिड्स वो हैं, अगर मैं बात करूं लुईस एसिड की बात करूं तो ये आपको बार बार ऑर्गेनिक में खूब अच्छे से मिलेगा। लुईस एसिड्स के बारे में बात करूंगा तो इनको क्या बोलते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोल देते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोल देते, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन भी लिखी जाती है, आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। कंडीशन देखो क्या होती है, कंडीशन देखो क्या होती है, कंडीशन ये बोली जाती है कि आपका एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, एक तो आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ वैकेंट ऑर्बिटल, आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो प्लस वैकेंट ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो प्लस वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी जाके आप क्या कहलाएंगे, तभी जाके आप क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो BF3 को देख लो, BF3 क्या होगा, लुईस एसिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। AlCl3 क्या होगा, AlCl3 क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ अपने पास यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कोई भी चीज जैसे H प्लस है तो वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ दी गई है विथ वैकेंट ऑर्बिटल तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लुईस एसिड की। सिमिलरली अगर लुईस बेस के बारे में बात करेंगे तो लुईस बेस क्या होगा, तो लुईस बेस देख लो अपने पास, लुईस बेसिस क्या करेंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। और इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, तो इसकी कंडीशन देख लेते, इसकी कंडीशन क्या हो जाती है ये देख लेते। ये कौन सी कंडीशन होगी, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। कौन डोनेट करेगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि भैया सामने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ऑक्टेट, नहीं, विथ लोन पेयर। कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। कंप्लीट ऑक्टेट हो विथ लोन पेयर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लुईस बेस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NH3 की बात करूं, NH3 की बात करूंगा तो NH3 में अपने पास देखोगे NH3 ऐसा दिखेगा। सर अगर मैं बात करता हूं किसी भी, अगर मैं फास्फोरस की हाइड्राइड की बात कर लूं तो ये हाइड्रोजन अपने पास ऐसा दिखेगा। सर इवन वाटर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो वाटर भी क्या दिखेगा अपने पास, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो वाटर भी क्या दिखेगा, लुईस बेस दिखेगा। मतलब जहां पे कंप्लीट ऑक्टेट है विद लोन पेयर उसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस, और जहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद वैकेंट ऑर्बिटल उसको क्या बोल देंगे, लुईस एसिड बोल देते। तो लुईस एसिड, लुईस बेस, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी, इन्हीं को हम लोग देख रहे होंगे। लुईस एसिड और लुईस बेस कर लो पक्का। तो ये सारी चीजें हैं। इवन एक बात भी बोली जाती है कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ नोट करके, एक बार बस ध्यान रखना अपने पास, जब भी कोई बोले तो ये याद रखना कि ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर
Lewis base, all Bronsted bases are Lewis bases, but all Bronsted bases are Lewis base, but all Lewis bases are not Bronsted base. All Lewis bases are not Bronsted base, are lost not Bronsted base. तो ये देख लो कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ये सीख लो, ये कैसे डिफाइन हो रहा है ये सीख लो, ऑल लुईस एसिड ऑल ब्रांस्टेड एसिड कैसे डिफाइन हो रहा है ये देख लेना पक्का। तो लुईस एसिड लुईस बेस देख लो ये। अच्छा कोई बोले सर कैसे लिख दिया, इसका रीजन बता देता हूं। एसिड में तो कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, बेस में देख लो। बेस में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। और इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर कोई सामने वाला इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब क्या होगा। तो बेटा देखना अब क्या करना है, अब ये लुईस एसिड में, अब यहां पे बार बार क्या बोल रहा हूं कि भाई लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और H प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसीलिए ये बार बार वर्ड यूज किया जाता है ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लुईस बेसिस, बट ऑल लुईस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अब देखो भाई, क्योंकि अब हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया है, एसिड बेस की हमने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ ली, एसिड बेस की सारी थ्योरी कर ली है। तो अब एक काम करना है मुझे, अब एक काम करना है, एसिड बेस की थ्योरी हो चुकी है, तो अब एक काम करो। मुझे किसने बोला कि सर ना मुझे बहुत सारे लोगों को लॉग और एंटी लॉग याद नहीं होगा, तो मैं लॉग और एंटी लॉग आपको सिखा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ऑलरेडी आप केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स इन सब जगहों पे यूज कर चुके हो, अगर नहीं आता तो बहुत सारे तरीके भी है, लेकिन हाँ मैं इसमें अब लिखूंगा नहीं, मैं लिखा के रखा हुआ हूं, मैं उसको बस समझा दूंगा। आप उसको ट्राई करना, घर पे जाके एक दो बार और लिखने की कोशिश करना, एंटी लॉग लॉग निकालने की। इस चैप्टर में खासकर एंटी लॉग निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखो लॉग में दो टाइप के लॉग होते हैं, देखो मैंने पहले लिख रखा है, लॉग में दो टाइप के लॉग है, ln x और क्या होगा log x। ln x क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग, इसका बेस क्या होता है e होता है। e मतलब क्या होता है अभी बताएंगे, e का वैल्यू होता है 2.7। log x क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम, इसका बेस क्या होता है 10। अगर आपको देखो कहीं लिखा है ln x इक्वल्स टू 4, तो x क्या आ जाएगा e की पावर 4, तो वो x के पावर में x क्या होगा e की पावर्स में चलेगा, बिकॉज नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। नेचुरल लॉग क्या हो जाता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। log x की वैल्यू क्या है 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 4। ऐसे कर कर काम करेंगे। इवन सर देख लो ना, इसके बेस में e चल रहा है, इसके पावर में क्या चल रहा है 10, तो ये अपने पास डिफरेंस होता है। आपको ln x और log x में, ये चीज हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करी है, ln x को log x में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 इंटू क्या कर दोगे log x कर दोगे, 2.303 इंटू क्या करोगे log x कर दोगे। यहां देख लो लॉग का बेसिक अलजेब्रा क्या होता है, अगर मैं बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करूं लॉग के, तो लॉग का बेसिक अलजेब्रा क्या हो जाता है, लॉग ए इंटू बी को क्या लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी को क्या लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए की पावर एक्स को क्या लिख देते हैं एक्स लॉग ए लिख देते हैं। सर अब यहां कुछ लॉग की वैल्यूज हैं जो आपको बार बार याद हो जाती हैं कि सर ये चीजें मुझे याद रखनी है। जैसे log 1 क्या हो जाता है 0, log 10 क्या हो जाता है 1, सर log 2 की वैल्यू 0.301, ये आपको याद करनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू देखोगे तो log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 याद करने की जरूरत नहीं, क्यों 2 log 2 लगा सकते हो। log 5 आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, log 7 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ सकती है, बिकॉज आपको log 6 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, log 2 प्लस log 3 डायरेक्ट आ जाएगा। log 7 की वैल्यूज ये हैं, log 8 की वैल्यूज ये हैं, log 9 की ये होती है, log 10 की ये होती है। अगर मैं बोलूं लॉग सॉल्व करके दिखाओ, log a इंटू बी, log a प्लस log b, ये पावर है -3, तो कहां आ जाता है बाहर आ जाएगा, 0.3 -3 log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये क्या हो गया -2.7। सर ये log है, log 34 इंटू 10 की पावर 5, तो सर या तो तुम ऐसे 34 का निकालो, लेकिन मैं क्या ट्रिक पकड़ लेता हूं कि यार 34 का log निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ना डेसिमल में 3.4 कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि 3.4 है तो किसके बीच में होगा, log 3 और log 4 के बीच की वैल्यू होगी ना। एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता है, एग्जाम हॉल में आप राउंड ऑफ करके भी आंसर निकाल देते हो। अगर आपको log की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी है तो आप राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हो। 0.48 और 0.6 में सर बीच में कौन सा आ जाएगा log 3.4, तो आप ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। एक्चुअली लॉग हमारे लिए कंसर्न बड़ा है ही नहीं, लॉग से ज्यादा खतरनाक कंसर्न कौन सा है, वो है लॉग के बदले एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने जाते हैं ना तो देखो क्या दिक्कत आती है। अगर मैं बोलता हूं log x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू बताओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एंटी लॉग 4। लेकिन भाई ना टेंशन क्यों लेना है,
आप सीधा सीधा बता सकते हो x की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 की पावर 4 हो जाएगी। कैसे? कुछ नहीं, लॉग में क्या होता है, यहां नीचे कौन सा बेस होता है 10, ये सीधा चला गया। लॉग x की वैल्यू 10 की पावर -3 दिया है, अगर इंटीजर है तब तो, अगर होल नंबर है तो डायरेक्ट उठा के डाल दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -3। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इस कंडीशन में, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, मान लो log x की वैल्यू 3.7 दी गई है तो x की वैल्यू क्या होगी एंटी लॉग 3.7, एंटी लॉग 3.7। एंटी लॉग 3.7 का मतलब क्या होता है कि सर एंटी लॉग में ये जो नंबर लिखा हुआ है ना डेसिमल के आगे, इसको क्या कर दो 10 की पावर्स में डाल दो, और क्या बच जाएगा एंटी लॉग 0.7 बच जाएगा। एंटी लॉग 0.7 पता है एंटी लॉग 0.7 कैसे निकालते हैं? आपको एक काम करना है, जब भी कोई नंबर दिया है पॉजिटिव नंबर ना, कोई पॉजिटिव नंबर दिया है तो डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है उसको 10 की पावर्स में डाल दो, बच क्या जाएगा डेसिमल के बाद वाला नंबर। और इसी के लिए मैंने बोला आपको कि आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब देख लो किसके लॉग की वैल्यू 0.7 है 5 की, किसके लॉग की वैल्यू 0.7 है 5 की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 इज नथिंग एंटी लॉग 0.7 ही तो होगा, 5 इज नथिंग एंटी लॉग 0.7 ही तो होगा, तो यहां 5 पुट कर देना, यहां 5 इंटू 10 की पावर 3। कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, देख ले भाई लॉग में, अब मैं निगेटिव वाला साथ साथ करा दूंगा, लॉग y की वैल्यू 4.3 है तो y की वैल्यू क्या होगी एंटी लॉग 4.3, जो भी डेसिमल के आगे डिजिट है उसको 10 की पावर्स में डाल दो, बच क्या जाएगा एंटी लॉग 0.3 बच जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। लॉग z की वैल्यू 5.9 है तो z क्या होगा एंटी लॉग 5.9। सर फिर से 5 को कहां डाल दो 10 की पावर्स में, बच क्या जाएगा एंटी लॉग 0.9, एंटी लॉग 0.9 किसकी वैल्यू है सर लॉग 8 की वैल्यू है, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा 8 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। पॉजिटिव नंबर आपको परेशान नहीं करता है, पॉजिटिव नंबर परेशान नहीं करता है, क्योंकि अब पीएच स्केल आने वाला है तो यहां नेगेटिव में नेगेटिव लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम बहुत परेशान करेगा। ये देखो लॉग एक्स की वैल्यू माइनस दे दिया जाए, -3.7 दे दिया जाए तो सर x की वैल्यू क्या होगी, अब एंटी लॉग में आप क्या करोगे, एंटी लॉग में क्या लिखोगे -3.7। अब यह दिक्कत क्या है, एंटी लॉग -3.7, -3.7 की वैल्यू कैसे आएगी एंटी लॉग में, तो इसके लिए हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, देखना ध्यान से। 0.37 है सर, एंटी लॉग हम पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर कितना 0 से लेकर 1 तक। तो हम एक काम करते हैं, ये देखो मैं पहली बार कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, इससे जस्ट बड़ा एक नंबर ले लो, क्यों, क्योंकि सर इससे जस्ट बड़ा एक नंबर लेंगे उसको माइनस करेंगे, जैसे ही इसमें +4 किया 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4। ध्यान से देखना मैंने ये 4 से माइनस क्यों किया, बिकॉज मुझे ना अभी सिखाया गया है कि एंटी लॉग क्या हो जाता है, मैं इसका एंटी लॉग निकाल सकता हूं, मैं इसका एंटी लॉग निकाल सकता हूं, 0.3 का एंटी लॉग निकाल सकता हूं, 0.3 का एंटी लॉग क्या निकाल सकता हूं, 0.3 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा, 0.3 का एंटी लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4। सर 0.3 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा 2.2 आ जाएगा पक्का, क्योंकि मैं उसका एंटी लॉग निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं लॉग वाई, अगर मैं बोलता हूं लॉग वाई -4.3 है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं log y -4.3 है तो सर y क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ y क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4.3। और इसके लिए फिर से क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव करना है तो यहां 5 से जस्ट एक बड़ा नंबर ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे डेसिमल में ही चाहिए। कोई बोले सर 6 क्यों नहीं ऐड कर दे रहे, भाई 6 ऐड करूंगा डेसिमल से बाहर चला जाएगा, मुझे एंटी लॉग 0 से लेके 1 के बीच में लेके आना है, तो एंटी लॉग 0 से 1 पे लेके आऊंगा और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। ये एंटी लॉग 0.7 फिर से 0.7 आ गया 10 की पावर -5, 0.7 इज नथिंग 5 इंटू 10 की पावर -5। तो सर लॉग और एंटी लॉग ऐसे निकालते हैं। ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे पीएच स्केल यूज करना है और पीएच स्केल में बार बार ये चीजें आएंगी, पीएच स्केल में बार बार ये चीजें आएंगी कि भैया कौन कैसे एंटी लॉग आएगा, कब किसका लॉग आएगा, सीधी सी बात ये है। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने लॉग और एंटी लॉग रिवाइज करा दिया आपका ऑलमोस्ट, आपको फिर से अगर लगता है तो आप 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार और सुन लो इसकी कहानी, और उसके बाद फिर से आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। मैं स्टार्ट करता हूं अपना इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट,
एसिड बेस थ्योरी हो गई है, तो अब पीएच स्केल के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज पीएच? जिंदगी में हम लोगों ने पीएच स्केल क्या पढ़ा है कि पीएच इज नथिंग, पीएच अगर निकालना है तो कुछ नहीं, माइनस ऑफ लॉग किसका, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है पीएच, शायद इसी को बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल, यही होता है पीएच। पीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कर देते, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कर देते। ये फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं है, आप चाहो तो आप आज के बाद ना P ऑफ x कुछ भी बोला जाए, P ऑफ x कुछ भी बोला जाए तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग x लिख सकते हो। P ऑफ x कुछ भी बोला जाए क्या लिख दोगे, माइनस लॉग x लिख दोगे। और इवन आपको pk बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, माइनस लॉग k। अगर आपको बोल दिया जाए pk b निकालो तो क्या लिख दोगे, माइनस लॉग के बी। और आपको अगर बोला जाए पी के अगर मान लो पी ओ एच बोल दिया गया तो आप क्या लिख दोगे, माइनस लॉग ओ एच माइनस। तो आप ना सर सब कुछ निकाल सकते हो, बस आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि पी ऑफ एक्स इज नथिंग माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बस पी ऑफ एक्स इज नथिंग माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर कोई बोलता है व्हाट इज पीएच, पीएच को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं हम सब लोग। इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंज हाइड्रोजन बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंज हाइड्रोजन बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं, पोटेंज हाइड्रोजन, या फिर क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं, पोटेंज हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। पीएच क्या बताता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। एक बेसिक सी चीज याद रखना, अगर आपका एक बेसिक सी चीज याद रखिएगा, अगर आपका पीएच हाई है मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा मतलब आप H प्लस क्या करेंगे, कम रिलीज करेंगे। अगर आपका पीएच लो है मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बहुत हाई है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है आपका, हाई है। और एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है मतलब आपका H प्लस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आप ज्यादा से ज्यादा H प्लस क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो ये बेसिक नॉर्मल सीन होता है कि आपको पीएच जब बोला जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या ये सब, ये किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। और पीएच जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बोलूं तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी पक्का। तो पीएच स्केल में ये सब चीजें आएंगी कि हाँ भाई ये निकालो, ये निकालो, यहां तक हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो सर एसिड बेस थ्योरी हो गई। एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं। पीएच स्केल में सर सीधी सीधी बात करूं तो पीएच की कैलकुलेशन अगर स्टार्ट करते, अगर मैं पीएच की कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो मैं अलग अलग केसेस के थ्रू कैलकुलेशंस कराऊंगा। पीएच कैलकुलेशन अगर स्टार्ट करूंगा तो आज अलग अलग केसेस के थ्रू कैलकुलेशन कराऊंगा। अगर मैं बोलूं सर पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिया जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात की जाए मतलब पीएच का एक ही फॉर्मूला है, पीएच का एक ही फॉर्मूला है। पीएच का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले ही लिख देता हूं, माइनस लॉग H प्लस। पीएच का एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, माइनस लॉग H प्लस। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में क्या होगा ये देख लो, अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया मैंने, कैलकुलेट, ऐसा लिख दिया मैंने, कैलकुलेट पीएच ऑफ, ये देख लो पीएच ऑफ 2 × 10⁻³ HCl सॉल्यूशन। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका पीएच निकालना है। इसको कैसे निकालोगे आप, सर कुछ नहीं, आपको बस बेसिक चीज सिखा रहा हूं, उसको ध्यान रखो, फिर अपना काम खत्म करेंगे। ये देखो अपने पास, किसने बोला सर पीएच निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, पीएच ऑफ HCl, HCl टूटेगा। अब पहली बार कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख के कर ले रहे हैं कि HCl टूटेगा तो ऐसा टूटेगा, एक HCl से एक ही बनेगा, तो 2 × 10⁻³ से ये कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻³ क्यों, क्योंकि एक मोल से एक मोल बनता है तो HCl से ये बनेगा। अब मुझे बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें कितना मिल गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें कितना मिल गया, इतना मिल गया। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई तो तुम्हें पीएच ही तो निकालने के लिए बोला गया है। माइनस लॉग क्या करोगे, H प्लस कर दोगे, माइनस लॉग H प्लस मतलब माइनस लॉग 2 × 10⁻³ क्या लिखेंगे, -3। सर सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब लॉग इसीलिए सॉल्व करना सिखाया था, माइनस लॉग 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3। किसी को लगता हो तो ये ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये
तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा -log 2 हो जाएगा और -3 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा +3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 + 3 2.7 हो जाएगा। इसका पीएच निकालना है, आपने डायरेक्ट निकाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड में सोचना नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग एसिड में सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। मान लो किसने बोला कि सर इसका पीएच निकाल दो, कैलकुलेट पीएच ऑफ, देखो ध्यान से, अगर किसने बोला सर पीएच निकालो किसका, सर पीएच निकालो किसका, तो यहां पे बोल दिया जाए कि सर 8 × 10⁻²m H2SO4, अगर इसका पीएच निकालने को बोला जाए तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 अकेला बंदा 1 H+ देता है या 2 H+ देता है, खुद का लॉजिक लगाओ। 1 H+ देगा या 2 H+ देगा, सर खुद का लॉजिक लगाओ। H2SO4 होगा तो H2SO4 क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, 2 H+ देगा प्लस SO4 2- SO4 2-। सर यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 8 × 10⁻²m है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 8 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा। H+ की वैल्यू देखोगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 16 × 10⁻⁴m। और पीएच निकालने जाएं, पीएच निकालने जाएं तो पीएच क्या हो जाएगा -log 16 × 10⁻⁴। अब सॉल्व करने जाएंगे तो -log 16 हो जाएगा और -log 10⁻⁴ हो जाएगा। -4 + 4 हो गया, 4 - log 16। log 16 को क्या लिखूंगा 2⁴, 2 log 4 log 2 4 log 2 और 4 - 4 × 0.3 1.2 कितना आ जाएगा 2.8। इसका पीएच कितना आ जाएगा 2.8। तो कैलकुलेशन भली थोड़ी लंबी चौड़ी चलेगी लेकिन आप आंसर निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में आपको कभी भी ज्यादा सोचना नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में हमेशा आप सिंपल सा H+ निकालो, H+ जो ऑब्वियस है, ये देख लो कौन सा एसिड कैसा है। अगर एक बार H+ देता है तो उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, उसके केस में जो एसिड का स्ट्रेंथ है वही H+ का स्ट्रेंथ होगा। अगर सर 2 H+ देता है तो उसमें डबल हो जाएगा। ये चीज मैनेज करो। इवन आपको सर इतनी गंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट दे देता हूं, आप उसी को फॉलो करो। आप सीधा सीधा इसके शॉर्टकट फॉलो करना शुरू करो। शॉर्टकट क्या होता है मैं बता देता हूं। शॉर्टकट क्या होता है ये देख लो अपने पास, शॉर्टकट क्या होता है ये सीख लो। क्या है कि सर अगर आपको H+ की वैल्यू x × 10⁻⁻y दी गई है, अगर x की वैल्यू इस तरह दी गई है तो इस केस में pH आप डायरेक्ट लिख सकते हो y - log x। सीधा सीधा pH का फॉर्मूला ये लिख सकते हो। कि जो लगता हो कैसे आया करके देख लो भाई, यही आया है 3 - log 2। आप हर एक जगह करके देख लो, डायरेक्ट लिख सकते हो। H+ तो छोड़ो, अगर आपको OH- भी दे दे ना, अगर आपको OH- भी दे दे, OH- भी दे तो सर आपको सर क्या निकालना है POH क्या निकाल सकते हो y - log x। सर सीधा सीधा सेम फॉर्मूला सबके लिए। अगर आपको Ka की वैल्यू दे दे ना, Ka की वैल्यू दे दे x × 10⁻⁻y तो pK भी कैसे निकाल सकते हो, सीधा आप फॉर्मूला पुट करो, क्योंकि जितने भी p है ना वो सारे के सारे सीधा सीधा इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। सर सेकंड शॉर्टकट सीखो। अगर आपको H+ की वैल्यू 10⁻⁻x दी है तो pH सीधा सीधा क्या लिख दूंगा x लिख दूंगा। अगर OH- की वैल्यू अगर आपको दी गई है 10⁻⁻x दी गई है तो POH क्या लिख दूंगा सीधा सीधा x। अगर सर Ka की वैल्यू अगर मैं ऐसा लिख देता हूं Ka की वैल्यू 10⁻⁻y दी गई है तो pK क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये सेकंड शॉर्टकट हो गया। थर्ड शॉर्टकट देख लो अपने पास। अगर आपका if pH इज गिवन, pH इज x और ये क्या है होल नंबर है, अगर pH x है और होल नंबर दिया है तो सर इस केस में pH होल नंबर दिया है, देन आपका H+ भी क्या हो जाएगा, H+ क्या हो जाएगा 10 की पावर सीधा लिख सकता हूं -x। सर अगर आपका POH दिया हुआ है y और y क्या है होल नंबर है, अगर POH y है और उसका होल नंबर है देन सर OH- क्या हो जाएगा, OH- क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा -y। सर अगर मैं बात करूं pKa की बात करूं तो pKa क्या होगा, अगर Z दिया हुआ है और ये एक होल नंबर है, अगर ये एक होल नंबर है देन इस केस में
के की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर -z। सीधा सीधा आप शॉर्टकट यूज करो, सीधा सीधा आंसर्स आते चले जाएंगे, सीधे सीधे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, चीजों को करना है, ट्राई करना है कि हाँ यार ये चीजें मैं देख सकता हूँ, ये चीजें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहां से अब चीजें अपने पास रिलेट होनी शुरू होंगी, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होनी शुरू होंगी। श्योर हो? तो अब एक काम करते हैं, आज अपने पास पीएच स्केल हो रखा है, पीएच स्केल हो गया है, अब हम लोग एक सिंपल सा चीज करते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में पीएच के और सारे कैलकुलेशंस करेंगे, बहुत सारी चीजें और सीखेंगे, पीएच ऑफ वाटर कैसे फ्लक्चुएट करता है, पीएच स्केल कैसे फ्लक्चुएट करता है, ये सब कुछ अगली क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सर केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से रिवाइज कीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का डीपीपी जो भी बचा हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। डीपीपी में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन हाँ आपको मिल जाएगा डीपीपी। इस वीक से ये दिक्कत नहीं आएगी, अगले वीक से ये दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा मेरी भी क्लासेस ऊपर नीचे हो रही हैं और थोड़ा सा मतलब डीपी मतलब टिक करने में मुझे टाइम लग जा रहा है, या बोल सकते हैं थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रखा है, इसलिए थोड़ा लेट जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ इस वीक के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है, पक्का। तो चलो अब 9 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस फिनिश होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप के अंदर एनर्जेटिक, अपने आप के अंदर देखो कि यार मुझे कैसे कैसे चीज़ें रिलेट करनी है, कैसे कैसे चीज़ों को रिलेट करके बार बार याद करना है, रिविजन करना है। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, पीएच स्केल के ऊपर, पीएच ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, बहुत सारी चीज़ें लेके आऊंगा मैं अगली क्लास में। तो ट्राई करना, सब कुछ एक साथ सही करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।